So, hello, my dear class 7 students. Today, we are going to do a quick revision of your chapter number 12, Earth, Moon and the Sun. तो ये वीडियो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे धीरे धीरे से. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, द अर्थ इज इन ए कांस्टेंट मोशन. एक पैराग्राफ दिया है, ध्यान से पढ़ते हैं क्या दिया गया है इसमें. रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो अर्थ जो है वो खुद के एक्सिस में रोटेट कर रहा है. व्हाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. तो अर्थ, इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ टोटली टू टाइप के मोशन करता है. एक होता है जो खुद के अराउंड रोटेट होता है और एक होता है जो वो सन के अराउंड रोटेट होता है. जो खुद के अराउंड रोटेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन. जो मोशन वो सन के अराउंड करता है उस वाले मोशन को हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे रिवॉल्यूशन. जो रोटेशन होता है उसके लिए अर्थ में क्या कॉज होता है? उसके लिए अर्थ में डे होता है और नाइट होता है. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डे एंड नाइट कॉज होने का कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है, तो रोटेशन. तो रिवॉल्यूशन में क्या होता है? रिवॉल्यूशन में क्या होता है? रिवॉल्यूशन में हमारा सीजन चेंज होता है और सीजन से चेंज होने के साथ साथ हमारे ईयर भी चेंज होता है. जैसे कि 1 साल 2 साल, अभी 2025 गया, 2026 आया, मतलब अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया अराउंड द सन. ओके, दिस रोटेशन अकर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये इंपॉर्टेंट बात है कि अर्थ जो भी रोटेट करता है तो वो बेसिकली वेस्ट से ईस्ट को करता है. तो अर्थ अगर वेस्ट से ईस्ट को रोटेट होता है तो सन हमें किस डायरेक्शन में अपीयर होगा? तो जाहिर सी बात है सन हमें अपीयर होगा फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन टू द वेस्ट डायरेक्शन. तो सन हमें ईस्ट से वेस्ट तक मतलब अपीयर होगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रोज सुबह जो सनराइज देखते हैं वो ईस्ट में होता है, जो सनसेट देखते हैं वो वेस्ट में होता है. तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया के मैप देखें तो इस साइड में जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो वो स्टेट्स सबसे पहले सनराइज फेस करेंगे एज कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट. तो ईस्टर्न स्टेट एग्जांपल लाइक अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये जल्दी सनराइज फेस करेंगे एज कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स लाइक गुजरात एंड राजस्थान. क्लियर? तो मुझे ये कमेंट में लिख के बताओ या फिर वीडियो को पॉज करके खुद रिवाइज करो कि रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है. 24 आवर मत बोलना, मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड चाहिए. तो सेम उसी तरह मुझे रिवॉल्यूशन का एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताओ. ठीक है, देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट. These moments are responsible for daily cycle we experience on Earth as well as the rarer celestial events where the sun, अर्थ एंड मून अलाइन इन ए स्ट्रेट लाइन. तो जब भी सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में अलाउ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं सिजगी. हालांकि ये जो सिजगी है ये तुम्हारे बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखो. जब भी सन हो या फिर मून हो या फिर अर्थ हो, कोई भी अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि जुपिटर हो गया, मार्स हो गया और वेनस हो गया, ये तीनों अगर एक लाइन में आ गए तो इसको हम लोग बोलेंगे सिजगी. कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे कि एक एस्टेरॉयड हो गया और एक प्लैनेट हो गया और एक उसका सैटेलाइट हो गया, अगर ये तीनों लाइन में आ गए तो उसको हम लोग बोलेंगे सिजगी. सिजगी मतलब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए. तो सर एक्लिप्स क्या है? हम तो बुक में एक्लिप्स पढ़े थे. एक्लिप्स वो होता है जिसमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक लाइन में तो आता है पर वो जो लाइट को भी ब्लॉक करता है. जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमारा है सन. ठीक है, तो सन क्या करेगा? कॉन्स्टेंटली सनलाइट प्रोड्यूस करेगा. तो इस साइड में लेट हमारा है सपोज अर्थ. तो सन से सीधा सनलाइट क्या होगा? अर्थ की तरफ ऐसे 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 करके आएगा. ठीक है, तो सन से अगर सनलाइट इस तरह अर्थ में आएगा, लेट सपोज तुम लोग इमेजिन करो बीच में यहाँ पे ऐसा मून आ गया. तो मून क्या करेगा? पूरा जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर लेगा. ट्रैप तो नहीं करेगा, मतलब हम लोग लाइट के चैप्टर में पढ़े थे कि लाइट के फ्रंट में अगर एक ओपक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो लाइट पास नहीं पाता है. तो इसके पीछे एक शैडो बन जाएगा और जिस शैडो बनता है एक्लिप्स के वजह से. ठीक है, यहाँ पे देखो एक्लिप्स क्या लिखा है. एक्लिप्स लिखा है मैंने, एक्लिप्स ऑकर व्हेन वन सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम अनदर. एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को लाइट से ब्लॉक कर देता है और कास्टिंग ए शैडो फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स. तो नॉर्मली जो एक्लिप्स होता है वो हमारे दो टाइप के होता है. नॉर्मली जितने भी हमारे एक्लिप्स है, एक्लिप्स जो है हमारे वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं क्या? एक होते हैं सोलर एक्लिप्स और एक होते हैं
क्या, एक होते हैं लूनर एक्लिप्स। और जो सोलर एक्लिप्स है वो भी टोटल सोलर एक्लिप्स हो सकते हैं और पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो सकते हैं। ठीक उसी तरह लूनर एक्लिप्स भी हमारे टू टाइप्स हो सकता है, एक हो सकता है टोटल और एक हो सकता है पार्शियल। तो सर ये टोटल और पार्शियल का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो सोलर वाला कंसेप्ट कि सोलर एक्लिप्स एक्चुअली होता कैसा है। ठीक है, सपोज ये रहा हमारा सन, लेट सपोज ये रहा हमारा सन और इस साइड में हमारे ब्लू सा एक अर्थ, ठीक है, और बीच में लेट आ गया तुम्हारा मून, तो यहाँ पे आ गया छोटू सा मून। ठीक है, तो ये जो पूरा मून आ गया, ये जो बीच में पूरा ये जो मून आ गया, ठीक है, ये मून क्या करेगा, देखो सनलाइट जब भी यहाँ से आएगा, यहाँ पे जो भी सनलाइट आएगा, सॉरी मैं ये डायग्राम ये वाला पार्ट पे ड्रॉ करता हूँ, देखो हाँ, तो यहाँ से जो भी सनलाइट आएगा तो ये अर्थ को रीच हो रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ से सनलाइट जाएगा तो अर्थ में फॉल होगा, यहाँ से भी सनलाइट जाएगा तो अर्थ में फॉल होगा, यहाँ से भी सनलाइट जाएगा तो अर्थ में फॉल होगा। पर जो सनलाइट एग्जैक्टली मून के डायरेक्शन में आएंगे तो वो मून को तो एकदम क्रॉस करके नहीं चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मून इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ये तो पूरा ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो जब मून में सनलाइट गिरेगा तो उसका एक शैडो क्रिएट होगा पिछले वाले हिस्से में, तो उसी शैडो की वजह से अर्थ के कुछ पार्ट के लोग जो है, जो पर्टिकुलरली इस रीजन में रह रहे होंगे, उनको सन दिखाई नहीं देगा। भाई वो हो गया सोलर एक्लिप्स। अगर मून उनको पूरा कवर कर लेगा सन को तो वो हो गया टोटल सोलर एक्लिप्स, और मून अगर पास से छू के निकल जाए बस तो वो हो जाएगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स। क्लियर? ठीक उसी तरह तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है सन और ये है हमारे मून, ये है हमारे अर्थ। ठीक उसी तरह लूनर एक्लिप्स का कंसेप्ट क्या है? लूनर एक्लिप्स का कंसेप्ट है जैसे कि यहाँ पे है हमारा सन का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि सन स्टेशनरी होता है, अर्थ और मून कंप्लीटली रोटेट करते हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये रहा हमारा अर्थ, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा अर्थ, तो बीच में आ गया, सॉरी ये तो सोलर एक्लिप्स वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, देखो तो ये रहा हमारा सन, ठीक है, और बीच में क्या आ गया, बीच में आ जाएगा अर्थ, बीच में आ जाएगा अर्थ, और मून क्या हो जाएगा, रोटेट होते होते इस साइड में आ जाएगा। जैसे कि ये वाले मून यहाँ पे है, अगर ये पीछे साइड घूम जाए तो यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक उसी तरह मून यहाँ पे आ गया। तो जब मून पे सनलाइट नहीं जा रहा है तो अगर सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे आएगा तो अर्थ तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो उसके पीछे क्या क्रिएट होगा, उसके पीछे तो शैडो क्रिएट होगा। तो शैडो के अंदर मून पूरा छिप जाएगा, यानी कि मून हमको उस दिन दिखेगा नहीं, मतलब मून दिखेगा, मून के फ्रंट में एक पर्दे जैसा आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा लूनर एक्लिप्स। तो मून के फ्रंट में अगर पूरा पर्दा आ गया तो वो हो गया टोटल लूनर एक्लिप्स, और अगर आधा पर्दा आके जस्ट छू के निकल गया तो वो हो गया पार्शियल लूनर एक्लिप्स। यहाँ पे पिक्चर देखो, अच्छे से समझ में आए। देखो टोटल लूनर एक्लिप्स क्या होता है। टोटल लूनर एक्लिप्स होता है, इन ए लूनर एक्लिप्स द मून इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द अर्थ शैडो। अगर अर्थ का जो भी शैडो फॉर्मेशन होता है उसमें मून पूरा कवर हो जाता है तो वो हो जाता है टोटल लूनर एक्लिप्स। और टोटल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून रेड कलर बन जाता है, इसीलिए हम लोग मून को ब्लड मून भी कहते हैं और ब्लडी मून भी कहते हैं। और ये ब्लड कब तक रहता है, जब तक अर्थ अपनी जगह से हटता नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है मून रिमेन रेड until it move out from the earth shadow। चाहे अर्थ आगे निकल जाए और मून आगे निकल जाए, दोनों में से जितना देर तक कोई भी आगे नहीं निकलता है तब तक मून का कलर रेड रहता है। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर देखो क्या है। देखो ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये है टोटल सोलर एक्लिप्स। ये तुम्हारे बुक में भी है, तुम लोग देख सकते हो। टोटल सोलर एक्लिप्स में ध्यान से देखो, ये है पूरा हमारा सन, देखो ये है पूरा हमारा सन, उसके सामने ये आ गया तुम्हारा मून, तो मून उसको पूरा कवर कर लिया। और तो ये ध्यान में रखना है कि जब टोटल सोलर एक्लिप्स से मून कवर करके हटेगा तो ऐसे एक डायमंड टाइप का रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ए डायमंड रिंग सीन आफ्टर ए टोटल सोलर एक्लिप्स जस्ट व्हेन द मून स्टार्ट्स टू मूव अवे। ठीक है, मून पूरा कवर कर लिया सन को, जब मून निकलेगा तो ऐसे एक रिंग टाइप फॉर्मेशन कर लेगा। तो टोटल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स में ब्लड मून हो जाता है, और टोटल सोलर एक्लिप्स में एक ऐसा रिंग टाइप हो जाता है। पार्शियल में ज्यादा कुछ उतना होता नहीं। देखो यहाँ पे जो है सन, यहाँ पे है अर्थ। जब भी सनलाइट अर्थ में गिरा तो पीछे एक पूरा शैडो क्रिएट हो गया, और इसी शैडो के अंदर मून कंप्लीटली छुप गया। अगर मून कंप्लीटली छुप गया तो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये है हमारे रेड कलर का मून। ठीक है, कंप्लीटली अगर छुप गया तो वो हो जाएगा टोटल लूनर एक्लिप्स, यानी कि मून हमें रेड दिखाई देगा। और अगर मून जस्ट ऐसे अपेयर करेगा जैसे कि यहाँ पे बस हाफ ही शैडो उसमें गिरे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा पार्शियल लूनर एक्लिप्स। तो क्लियर है कंसेप्ट इतना, लूनर सोलर एक्लिप्स क्या है और पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्या है। ठीक है, लूनर मतलब सॉरी पार्शियल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स और टोटल सोलर एक्लिप्स। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया था मैंने कि ध्यान से देखो, कैन वी सेफली व्यू ए लूनर एक्लिप्स विद द नेकेड आई। तो ऑफ कोर्स यस, लूनर एक्लिप्स को हम लोग नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगा।
दिक्कत होगा सोलर एक्लिप्स में। जो भी सोलर एक्लिप्स है इस पे हम लोग नेकेड आई पे नहीं दिख सकते। वी कैन नॉट सी द सोलर एक्लिप्स इन ए नेकेड आई। अगर हम नेकेड आई से देखेंगे ओपन आई से तो हमारा आई का डैमेज होने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, आई होप सबका रिवीजन हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी डे द सन अपीयर्स टू, सन जो किस डायरेक्शन में हमें अपीयर होता है, मूव होने, सन मूव होता है राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सन एक्चुअली मूव नहीं होता है, ये ईस्ट से वेस्ट तक जाता है। ओके, बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात व्हिच स्टेट विल फेस अर्लियर सनराइज एंड व्हाई। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अरुणाचल प्रदेश एक ईस्टर्न स्टेट है और जो गुजरात है वो एक वेस्टर्न स्टेट है। तो सन ईस्ट से राइज होता है, इसका मतलब जो ईस्टर्न स्टेट है वो सबसे पहले सनराइज फेस करेगा एज कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स। ओके, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है, इन इंडिया ईस्टर्न रीजन सी द सनराइज फर्स्ट बिकॉज दे फेस द सन अर्लियर ड्यूरिंग द अर्थ रोटेशन। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड कर लिया है, हालांकि ये वाला चीज तुम्हारे बुक में जो डीप डाइवर और फैसिनेटिंग फैक्ट है उसमें है, पर ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ का जो रोटेशन है उसको चेक करने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फोकल्ट पेंडुलम। ये एक तरह के पेंडुलम होता है। ठीक है, ओके, तो मुझे ये बताओ कि पेंडुलम में जो ये लंबा सा एक छोटा सा होता है ऐसे राउंड टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो, व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, तो मैंने पहले बताया हुआ है अर्थ का रोटेशन इन इट्स एक्सिस डे एंड नाइट कॉज करता है। तो मुझे ये बताओ कि सीजन चेंज के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है। क्या क्या कंडीशंस बताया मैंने, एक कंडीशन नहीं बताया। ठीक है, तो मुझे क्या क्या कंडीशंस जरूरी है सीजन चेंज के लिए, मुझे ये बताओ। इन व्हिच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट, तो भाई अर्थ खुद रोटेट होता है वेस्ट से ईस्ट को, पर हमें सन अपीयर होता है ईस्ट से वेस्ट। हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन, तो अप्रोक्सीमेट 24 आवर, एग्जैक्ट वैल्यू 24 आवर नहीं है, याद रखना। व्हाट इज द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, तो अर्थ का जो मोशन है वो सन के अराउंड क्या कहलाएगा, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहलाएंगे। और रोटेशन क्या होगा, जब अर्थ खुद के एक्सिस पे रोटेट करेगा। क्लियर, स्पिनिंग और ऑर्बिट हालांकि कुछ ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार दैट अपीयर फिक्स्ड इन द स्काई, ओनली पोल स्टार। तो सर पोल स्टार क्यों फिक्स रहता है, तो ध्यान से देखो, पोल स्टार जो है वो एग्जैक्टली पोल के ऊपर ही सिचुएटेड है। जैसे कि ये हमारा है अर्थ और लेट सपोज ये है हमारे उसका एक्सिस, तो जो पोल स्टार है वो कहाँ पे सिचुएटेड है बताए, वो यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे एग्जैक्टली जो नॉर्थ पोल है उसके टॉप पे। ये है हमारे नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल के टॉप पे सिचुएटेड है। तो एग्जैक्टली पोल के टॉप पे होने के रीजन से हमें ये चेंजिंग नहीं दिखाई देता है, हमें ये पूरा फिक्स दिखाई देता है। बाकी जितने भी स्टार्स हैं हर दिन उनका पोजीशन कंपल्सरी चेंज होता है। और ये पोल स्टार के अराउंड एक जो कॉन्स्टेलेशन है वो मूव करता है जिसका नाम है बिग डिपर। तो ये कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, पोल स्टार के अराउंड कंटिन्यू ऐसे मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग व्हिच मंथ डज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना इस वाले पार्ट में। ठीक है, देखो सपोज ये है हमारे अर्थ, लेट ये है हमारे अर्थ और ये है बीच में उसका एक्सिस, ये है उसका एक्सिस। ठीक है, तो इमेजिन कर लो ये है पूरा तुम्हारा सन, ये हो गया तुम्हारा पूरा सन, मैं लिख देता हूँ ये है पूरा तुम्हारा सन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में क्या है, अर्थ जो है वो सन के साइड में टिल्टेड है। तुम्हें पता होगा कि अर्थ के बीच में जो लाइन जाता है, ऐसे अर्थ के बीच में जो लाइन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, ये एक टाइप का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या है सर, लैटिट्यूड वो लाइन है जो अर्थ को इक्वल पार्ट में, सॉरी जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट नहीं, बस एक ही लैटिट्यूड है जो आके अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लैटिट्यूड होंगे, ये ऐसे कि ये एक लैटिट्यूड है, ये एक लैटिट्यूड है, ऐसे कि ये एक लैटिट्यूड है और ये एक लैटिट्यूड है, ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं। तो उनमें से इंपॉर्टेंट है हमारा ये जो दूसरा नंबर वाला जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाला जो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ये 2 लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि जब अर्थ सन के मतलब सन की तरफ जब टिल्ट होगा तो सन का डायरेक्ट रे वो फॉल करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कहाँ पे फॉल करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इसका मतलब ये है तुम्हारे क्या, ये है तुम्हारे इक्वेटर। तो जब सन का डायरेक्ट रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कौन सा सीजन होगा, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होगा समर सीजन। क्लियर? जब उल्टा कंडीशन हो जाए, लाइक ये है तुम्हारे सन, ठीक है, अगर अर्थ इस टाइप में टिल्टेड आ रहा है तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये है तुम्हारे क्या, ये है तुम्हारे सॉरी मैं तो सेम डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखो, अगर ये है तुम्हारे सन और अर्थ अगर ऐसे टिल्टेड हो जाए, जैसे कि ये वाला पार्ट ऐसे अगर टिल्टेड हो जाए
तो ध्यान से देखो, अगर ये है इक्वेटर तो सन का सारा ही डायरेक्ट रे साउदर्न हेमिस्फीयर को टच कर रहा है, जिसका मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा होगा कौन सा सीजन, हमारा होगा समर सीजन। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन हो रहा होगा, ठीक उसी टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर हो रहा होगा। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर पे समर हो रहा होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तब विंटर हो रहा होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वाले पिक्चर से हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखो ये वाली पिक्चर, ये जो बीच में जो लाइन निकला ये है हमारे इक्वेटर, क्लियर। और ये है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ये जून का महीना चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि सन का जो रे वो डायरेक्टली हीट करता है किस पे, डायरेक्टली हीट कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यहाँ पे तो सर हीट कर रहा है, यहाँ पे तो सर हीट कर रहा है, पर इंटेंसिटी थोड़ा मतलब वीक है। देखो नेक्स्ट पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये वाला पिक्चर ध्यान से देखो। सॉरी मैंने वो पिक्चर ऐड नहीं किया, ठीक है। ओके, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो जितना भी सनलाइट आता है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उनका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, हालांकि थोड़ा कम इंटेंसिटी उनका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट रहा ये पूरा, इसमें हम लोग को फील होगा समर सीजन, ठीक है। और इस वाले पार्ट में हमको फील होगा क्या, हमको फील होगा विंटर सीजन। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो, सन का डायरेक्ट रे हीट कर रहा है, डायरेक्टली हीट कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। इसका मतलब ये जो पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर का रीजन है, इसमें लोग फील कर रहे होंगे समर सीजन, और ये जो अपर वाला रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें लोग फील कर रहे होंगे विंटर सीजन। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया गया है, ड्यूरिंग व्हिच मंथ डज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, तो आंसर आ जाएगा जून। अगर यहाँ पे क्वेश्चन साउदर्न हेमिस्फीयर पूछा गया, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता कि साउदर्न हेमिस्फीयर कौन से महीने में समर एक्सपीरियंस करते हैं, तो आंसर आता है क्या, आंसर आता है दिसंबर, क्लियर। ओके, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सोलिस्टिस और इक्विनोक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, या ध्यान से देखो। तो ये है जून, ठीक है। तो जून के मंथ में हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सन का जो डायरेक्ट रे है वो एकदम सीधा टच कर रहा है, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे टच कर रहा है, ठीक है। तो जून का एक ऐसा डे जिसपे सन क्या होगा कि डायरेक्टली टच करेगा किसको, डायरेक्टली टच करेगा टॉपिक ऑफ कैंसर को। तो उस वाले पर्टिकुलर डे को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे समर सोलिस्टिस। तो जिस भी पर्टिकुलर डे पे जो सन का रे है वो डायरेक्टली हीट करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, उस पर्टिकुलर डेट को हम लोग बोलेंगे विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का रे डायरेक्टली हीट करेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस करेगा समर सीजन। तो जितने भी समर सीजन के टाइम पे, जितने भी समर सीजन का ड्यूरेशन होता है, उसी ड्यूरेशन में एक ही दिन ऐसा होता है जिसमें सन डायरेक्टली हिट करेगा टॉपिक ऑफ कैंसर को, वो वाले दिन को हम लोग बोलेंगे समर सोलिस्टिस। ठीक उसी तरह सदर्न में जब वो हिट करेगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, एग्जैक्टली उसी वाले दिन को हम लोग बोलेंगे विंटर सोलिस्टिस। तो सर समर सोलिस्टिस विंटर सोलिस्टिस इतना स्पेशल क्यों है, क्यों, क्योंकि समर सोलिस्टिस ऐसा दिन है जिसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले हैं वो सबसे बड़ा वाला दिन फेस करते हैं। बड़ा वाला दिन मतलब क्रिसमस नहीं, डे का टेन्योर लंबा होता है, मतलब 24 आवर है तो 12 आवर से ज्यादा डे होता है और 12 आवर से कम नाइट होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लोग रहते हैं वो लंबा दिन, लंबा डे कौन से डेट में वो सफर करते हैं, वो हो जाएगा आंसर क्या, जून 21। तो विंटर सोलिस्टिस है दिसंबर 22, एग्जैक्टली उसका उल्टा, मतलब जो विंटर सोलिस्टिस है उसमें सबसे लंबी रात होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे लंबी रात, मतलब जो नाइट का टेन्योर है वो 12 आवर से ज्यादा हो जाएगा। और सर ये इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स वो चीज है, तो यहाँ पे जो सन का रे था वो डायरेक्टली गिरा किस पे, वो डायरेक्टली गिरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ पे गिरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सन का रे इक्वेटर पे ही पड़ जाए, यहाँ पे सन का रे इक्वेटर पे ही आ जाए, ये हो सकता है। जिस भी टाइम पे सन का रे इक्वेटर पे आ जाए उसी डेट को हम लोग बोलेंगे क्या, उसी डेट को हम लोग बोलेंगे इक्विनॉक्स। और जाहिर सी बात है इक्विनॉक्स साल में 2 बार आएगा, मतलब 2 बार ऐसे डेट्स आएंगे जिसमें सन का डायरेक्टली जो रे आता है वो इक्वेटर को हिट करेगा। तो वो डे कौन सा है, एक है मार्च 21 और एक है यहाँ पे लिखा था सितंबर 23। तो मार्च 21 को हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, सितंबर 23 को हम लोग बोलेंगे ऑटमन इक्विनॉक्स, क्लियर। सो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, ऑन ए पर्टिकुलर आफ्टरनून द स्काई सडनली डार्कन, स्काई क्या होता है, सडनली डार्क हो जाता है आफ्टरनून के टाइम में, मतलब दोपहर के टाइम पे स्काई डार्क हो जाता है, मतलब सन के फ्रंट में कोई चीज आ गया। सन के फ्रंट में क्या आएगा, सन के फ्रंट में मून आएगा। जब सन के फ्रंट में मून आता है तो वहां पे होता है सोलर इक्लिप्स, क्लियर।
ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है वेदर इज क्लियर, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर क्लाउड आ गया, ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। ओके हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट जो है ये है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन का डायरेक्टली रे जो जा रहा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिट कर रहा है, यहाँ पे समर सोलिस्टिस। और ये है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, सन का डायरेक्ट रे उसी को हिट कर रहा है, तो ये है हमारे विंटर सोलिस्टिस। और 2 बार सन का डायरेक्टली जाके सीधा इक्वेटर को हिट करेगा, तो वो हो जाएगा इक्विनॉक्स। क्लियर? और ये सारे डेट्स याद कर लेना, और कौन से डेट पे कौन से वाले का मतलब डे ज्यादा होता है, नाइट ज्यादा होता है, ये पूरा अच्छे से याद कर लेना। When sailor in ancient time noticed different star pattern in the sky during their journey, what could be the best explain this change? तो जो सेलर का जो स्टार्स चेंज होता है वो किस लिए होता है? वो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसीलिए होता है। ठीक है, जो अर्थ है वो जब सन के अराउंड मूवमेंट करेगा तभी जो स्टार्स के पोजीशन है वो अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं शायद। Why do places near the pole experience long days in summer and long night in winter? यहाँ पे ये वाले पिक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो, इस वाले पिक्चर को देखो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, मैंने आर्ट किया था ये वाले पिक्चर, देखो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो। सपोज एक आदमी इमेजिन करो जो कि इस वाले पोजिशन पे रह रहा है, और एक आदमी है जो कि इस वाले पोजिशन में रह रहा है, लाइक यहाँ पे। तो जब अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, मतलब एक बार पूरा घूम जाएगा, तो जो आदमी यहाँ पे रह रहा है तो वो तो रोटेट होकर इस साइड चला जाएगा। मतलब यहाँ पे उस आदमी के लिए अगर डे होगा तो उसी आदमी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाइट हो जाएगा। बस इस बारे आदमी के बारे में सोचो, तो ये यहाँ पे खड़ा है, अगर एक बार ये घूम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो भाई इसके साथ तो स्कैम हो गया। मतलब यहाँ पे डे था, एक रोटेशन के बाद भी डे आ रहा है। यस सर, देखो यहाँ पे लिखा है 6 months ऑफ डे। यही होता है जब तुम पोल पे रहते हो, तुम्हें क्या फेस करना पड़ता है? पूरा 6 महीना तुम्हें डे फेस करना पड़ेगा, सेम उसी तरह पूरा 6 महीना तुम्हें नाइट फेस करना पड़ेगा। तो सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 6 महीना डे और 6 महीना नाइट, ये क्यों आता है बेसिकली? तो ये आता है ड्यू टू टिल्टेड ऑफ अर्थ। सिंपल 1 लाइनर आंसर होगा, ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ। और अगर तुम वहां पे एंगल लिख दो 23 हार तो और भी बेहतर है। अर्थ अगर ऐसे टिल्ट ना हुआ होता तो ये वाले सिचुएशन हमें फेस नहीं करनी पड़ती। अर्थ टिल्टेड है, इसीलिए हमें ये सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। जो भी पोल में जो लोग रह रहे हैं उनके 6 month डे होता है और उनके 6 month नाइट होता है। क्लियर? और बाकी लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो कि एक डायग्राम, सॉरी, जो कि पैसेज रह गया था तुम्हारे बुक में, मेरे को लगता है कि शायद इसमें सीबीक्यू पूछ सकते हैं, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो अगर एग्जामिनर थोड़ा हार्ड करने की ट्राई कर रहा है तो ये वाले क्वेश्चन में कंपल्सरी डालेगा। ये वाले जो पैराग्राफ है किस पे बेसिस है, मैं पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो एंशिएंट टाइम के लोग थे, जो पहले जमाने के लोग थे, वो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स इन सबको स्पिरिचुअल के साथ जोड़ देते थे। एंशिएंट टाइम पे नहीं, अभी भी लोग जोड़ रहे हैं। लाइक सोलर एक्लिप्स पे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, इस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना, इस टाइम के बाद रसोई मत करना। तो उसी के बेसिस पे ये पैसेज पूरा लिखा गया है। पीपल हैव ऑब्जर्व्ड एक्लिप्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड सिंस एंशिएंट टाइम। जो लोग हैं वो एंशिएंट टाइम से एक्लिप्स को देख रहे हैं। When the reason of the eclipse were not known, they feared the occurrence of eclipse. तुम सोचो, तुम लोग घर पे बैठे हो, लाइक 200-300 साल पुराना मैं बात कर रहा हूँ, 1000 साल पहले मतलब चले जाओ, जैसे कि अशोक उनके टाइम पे चले जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य उनके टाइम पे चले जाओ, एंशिएंट हिस्ट्री पे। ठीक है, सोचो तुम लोग एक खेती बाड़ी में काम कर रहे हो, पूरा दोपहर का टाइम है, एकदम धूप है, तो अचानक से सन के फ्रंट में कुछ आ गया काला काला सा, तुम घबरा नहीं जाओगे? अभी तुम नहीं घबराओगे क्योंकि तुम्हें सोलर एक्लिप्स के बारे में पता है। उस टाइम पे जो लोग थे उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ जादू सा हो गया, मतलब अनबन हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे वो लोग क्या करते थे, जज करते थे हमेशा। देखो यहाँ पे, एज यू कैन इमेजिन समथिंग ब्लॉकिंग द सन, द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, इवन फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, वुड हैव बीन एक्सट्रीमली कंसर्निंग। मेनी सुपरस्टिशन, देखो लोगों यहाँ पे बहुत सुपरस्टिशन को बिलीव करते थे, were attached to solar eclipse in various parts of the world related to activities that could not be carried out during eclipse, such as eating, कुकिंग, गोइंग आउट ऑफ होम। ये सब चीज़ों को लोग डर जाते थे कि एक काला काला सा आ गया सन के फेस में तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो सब सुपरस्टिशंस होता था एंशिएंट के टाइम पे।
But now we knew the reason why the solar eclipse occur. We need not fear these events as long as we do not look the sun directly. ये वाला पार्ट देखो, हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, बस इसके अलावा हमें और कोई भी चीजें डरने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीजें हमें करना है कि सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, बाकी इसके अलावा हमें कोई भी चीज नहीं करना है। In fact, scientists go around the world to observe the eclipse from wherever these are observable. The eclipse provides them an opportunity to study phenomena that cannot be observed otherwise. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस पैराग्राफ को अच्छे से देख के प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। सो थैंक यू। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो क्या, कुछ भी नहीं करना, घर में आराम से बैठ के पढ़ाई करो, एग्जाम पास में है, ठीक है। थैंक यू।